पिछली वीडियोस में हमने केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पर बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू कर लेते हैं। हमारा जो 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, मतलब व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया गया हमारी छोटी क्लासेस के अंदर। जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं मीन्स हमारी जो लाइफ है, नॉट ओनली आवर्स, किसी की भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं, वो कुछ प्रोसेसेस, कुछ ऐसे जरूरी प्रोसेसेस हैं जिन पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी चीज को अलाइव मानने के लिए, जिंदा मानने के लिए क्या क्या तुम जरूरी मानोगे, तो हम कुछ कुछ चीजें बोल सकते हैं कि कोई अगर चीज जिंदा है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कि उसमें सांस ले, है ना, और मूवमेंट दिखाई दे, खाना खाए। तो यही सब जो प्रोसेसेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 4 तरीके के जो मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पढ़ेंगे, विच आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। 4 मेन ये है, एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर से और टॉपिक निकल के आएगा। तो विल फर्स्ट do all these 4 topics, then we'll move on to other topics. Okay. तो सबसे पहले we are starting with digestion. ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। डाइजेशन से पहले थोड़ा सा देखें न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, जो खाना खाने का प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, और खाना खाने के प्रोसेस को एक चीज और बोलते हैं हम, इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। और बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। सो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव के अंदर यहाँ पर ये होती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब माउथ। ये होता है ईसोफेगस। क्या होता है, ईसोफेगस। दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये है पेनक्रियाज, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज एनस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा क्योंकि ध्यान से सुनो एंड देन यू कैन राइट इट योरसेल्फ। ओके, फर्स्ट इज बक्कल कैविटी और माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। ओके,
तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने छोटी क्लासेस से बनाते आ रहे हैं, हम शायद 5th क्लास में उससे पहले भी बनवा देते थे कि हम ऐसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है और डाइजेशन में करना क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे चलने से पहले विल डिस्कस वन थिंग कि व्हाई डू वी नीड फूड। हमें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, हमें खाने की जरूरत क्या है? एनर्जी लेने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, है ना। कहीं ब्लड पंप हो रहा है, कहीं पर कुछ सेल्यूलर एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी मूवमेंट हो रही है, ब्लड मूव करे जा रहा है इधर उधर। सो देयर आर हेल लॉट ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड फॉर ऑल दोज प्रोसेसेस वी नीड सम एनर्जी। इन सब प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हमें जो खाना होता है वो एनर्जी के लिए ही चाहिए होता है। उस एनर्जी से हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे सामने भी है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस है जिनको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमने पढ़ा है ना छोटी 9th क्लास में, शायद हमारे पास फर्स्ट टाइम आया हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना कभी बन सकती है ना खत्म हो सकती है, हमेशा एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मूव कर रहा है ना, तो एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो मैं खा रहा हूँ वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, हम जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। ठीक है, इसलिए हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज डाइजेशन क्या होता है? हाँ, डाइजेशन क्या होता है, जरूरत क्या है डाइजेशन? क्या रिक्वायरमेंट है? देखो क्या होता है, अगर थोड़ा सा ध्यान हो 9th क्लास से, तो 9th क्लास में हमने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान होगा ना, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रियन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो क्या काम होता था? एनर्जी बनाना उसका, है ना। हाँ, तो एनर्जी कहाँ पे बनती है? ऑब्वियसली सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये तो तुम्हें पता ही है। तो मेन चीज जो मैं बताने वाला हूँ, जो जिस पर मैं फोकस डालना चाहता हूँ, वो है कि एनर्जी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के बनती है। और एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी के लिए फूड को जलाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में ध्यान हो ना, क्वेश्चन था कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, रेस्पिरेशन के अंदर हम जो फूड खाते हैं उस फूड को हमारी बॉडी के अंदर जलाया जाता है। उससे जो एनर्जी निकलती है उसको स्टोर करके रखा जाता है एटीपी की फॉर्म में, है ना। केमिकल एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर उसको यूज करा जा सके। यहाँ से जो मेन चीज जिसपे तुम्हें ध्यान देना है वो है कि फूड को जलाया जाता है एनर्जी के लिए। इसलिए हम फूड खा रहे हैं कि पहले फूड आएगा, फिर हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, फिर खाने और ऑक्सीजन से को मिला के उसको जलाया जाएगा। जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। सेल खुद कितना छोटा होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के फूड को जलाया जाएगा जिससे एनर्जी बनेगी। तो इसीलिए हम जो फूड को खाएंगे उसको इतना छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, फिजिकली एज वेल एज केमिकली। फिजिकली मतलब बड़ा है, उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर दो, फिर उसको केमिकल ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा। मतलब हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, तो स्टार्च को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाना, ठीक है ना। उसके अंदर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को तोड़ तोड़ करके अमीनो एसिड्स बनाने हैं। ये छोटे छोटे, मतलब प्रोटीन एक बड़ी चेन होती है, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम प्रोटीन को तोड़ के छोटे छोटे अमीनो एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो डाइजेशन इसीलिए जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर एक रोटी का गस्सा रख दूं और यहाँ के सेल्स को एनर्जी मिल जाए, नहीं। वो इतना छोटा टूटा होना चाहिए कि इतना छोटा हो कि सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके, इसलिए डाइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फिजिकली एज वेल एज केमिकली सो दैट इट कैन बी बर्न्ड इजिली टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया डाइजेशन, ये होता है। अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सो याद रखेंगे, डाइजेशन स्टार्ट्स वंस यू पुट योर फूड इन माउथ। जैसे हमने खाना मुंह में रखा, डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है
कि हमसे पूछी जा सकती है कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो डाइजेशन के अंदर जैसा मैंने अभी बताया, हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करा जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें कि स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट कर सकते हैं हम आयोडीन का, कि अगर स्टार्च है, मैं आयोडीन के ड्रॉप डालूं स्टार्च के ऊपर, तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, डार्क हो जाता है वो। और अगर स्टार्च नहीं है किसी जगह पर, वहाँ आयोडीन के ड्रॉप डालूं तो ऐसे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिविटी करेंगे। हमने क्या करा, एक ब्रेड का पीस लिया, ठीक है, 2 ब्रेड के पीस ले लो। उस एक ब्रेड के पीस को लिया, मुंह में चबाया, ठीक है, और चबा के खाया नहीं, उसे टेस्ट ट्यूब में बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा जो च्यूड ब्रेड पीस है वो लिया हुआ है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में तुमने वैसे ही एक गीला ब्रेड का पीस ले लिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में चबाया हुआ ब्रेड का पीस है, दूसरा वैसा ही है। दोनों के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालो। जो च्यूड नहीं था, ऐसे ही था, उसमें स्टार्च है, जैसे ही आयोडीन ड्रॉप डालूंगा ब्लू ब्लैक कलर होगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया स्टार्च है, हमें पता नहीं है, हम तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो आयोडीन ड्रॉप डाली मैंने उसके अंदर, तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मतलब इसमें स्टार्च है। जब मैं चबाए हुए वाले के अंदर आयोडीन ड्रॉप डालता हूँ तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, मतलब उसका स्टार्च टूट गया, स्टार्च ग्लूकोज में टूट गया, स्टार्च गायब हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे ही मैंने मुंह में डाल के उसको चबाना शुरू करा तो स्टार्च का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, स्टार्च टूट गया। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ठीक है। तो एक्टिविटी लिखनी है तुम लोगों ने, और सारा लेके मटेरियल रिक्वायर्ड, एम क्या है, टू शो दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मटेरियल रिक्वायर्ड 2 टेस्ट ट्यूब्स, ब्रेड पीसेस एंड आयोडीन सॉल्यूशन। प्रोसीजर कुछ ऐसा खास नहीं है कि टेक अ ब्रेड पीस, put it in one of the test tubes and add some water करके गीला कर लेंगे उसको बस। Take another piece of bread, chew it and take it out in a test tube. Now add iodine solution to both of the test tubes. In the test tube where the bread piece was not chewed, it turned blue black, showing the presence of starch. In the test tube which contained the chewed bread piece, blue black color was not obtained on adding iodine solution. So it shows that there was no starch in that test tube, which means digestion has started. So digestion starts from the activity लिखो। दिक्कत कोई? तो अब डाइजेशन पे आते हैं। डाइजेशन शुरू हो गया है, हमने मुंह में तो खाना डाल ही लिया और उसको चबाना शुरू करा है, तो मुंह में डाइजेशन कैसे होता है। बहुत बड़ा कंटेंट है इसका डाइजेशन का, और समझाने को तो बहुत ही कम है ना, ज्यादातर चीजें याद रखने के लिए। ये तो पता चल गया होगा ना, 1 2 3 4 क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फूड इन माउथ। जब हम उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो दांतों का काम होता है उसको चबा चबा करके छोटा बना देना। डाइजेशन करना है तो मैंने बोला फिजिकली ब्रेक डाउन भी करना है, केमिकली भी करना है। फिजिकली वो उसको तोड़ के छोटा करेगा। और मुंह में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ चीजें रिलीज करते हैं। ध्यान होगा 9th क्लास का एपिथेलियल टिश्यू, तो वो एक ग्लैंड का ही काम करता था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसको हम बोलते थे। तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐसे याद रख लो कि ग्लैंड्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच रिलीज सम सिक्रीशंस। तो सिक्रीशन रिलीज होगी। जो माउथ में ग्लैंड है, कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड, वो रिलीज करता है क्या? सलाइवा, जो हमारा थूक, सलाइवा रिलीज होगा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। किसने रिलीज करा ये? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या रिलीज करा है इन्होंने रिलीज करा है, इन ग्लैंड्स ने सलाइवा जो थूक है, और उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा जो हमारा थूक है, दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहला फंक्शन, इट वेट्स द फूड, वो खाने को गीला कर देगा ताकि उसको एनगल्फ करना, उसको निगलना आसान हो जाए, है ना। निगलना है, आगे पूरा ट्रेवल करना उसको, तो सूखा तो नहीं जा पाएगा, इसलिए गीला करता है उसको। दूसरा, ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, एंजाइम किसी रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, ये स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है।
ठीक है ना। इसी कारण से हमें जो जिस टेस्ट ट्यूब में हमने च्यूड ब्रेड पीस लिया था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया था, क्योंकि उसका स्टार्ट तोड़ना शुरू कर दिया था सलाइवरी हमारे टेस्ट में। ठीक है, तो माउथ में जब फूड डाला तो क्या हुआ, माउथ में टीथ ने उसको चर्न करा, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करा, और उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा रिलीज करा, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू कर देता है, और दूसरा सलाइवा फूड को वेट करता है ताकि उसको आसानी से एनगल्फ करा जाए। ठीक है, उसके बाद फूड यहाँ हमारी ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता और फूड यहाँ से सीधा आ जाता है हमारे स्टमक के अंदर। इसमें साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे, हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। मतलब ये ऐसे ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहेंगे। जैसे कभी तुमने डिस्कवरी वगैरह पर सांप को खाना खाते हुए देखा हो, तो वो क्या करता है, जिस भी अपना जो भी शिकार है उसको उसके ऊपर ऐसे मुंह लगा लेता है, उसका अपनी बॉडी को उसका मुंह ऐसे ऐसे मूव करता है आगे पीछे, जिसकी वजह से वो अंदर जाने लगता है। सेम चीज यहाँ पर होती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, पूरा, नॉट ओनली ईसोफेगस, ठीक है ना, पूरा मूव करता रहता है, जिसकी वजह से फूड की मूवमेंट आगे होती रहती है। ये जो मूवमेंट होती है, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनको बोला जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन आ सकती है इसकी, 1 मार्क में हमसे पूछी जा सकती है। व्हाट आर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स, हम क्या बोलेंगे, द रिदमिक मतलब रिदम में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू मूव द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद फूड आ जाता है हमारा कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक में काफी डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर काफी 3-4 घंटे हमारा फूड रहेगा। स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए क्या है, स्टमक की जो वॉल्स होती है, ये इसमें जो ग्लैंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसको हम गैस्ट्रिक बोलते हैं। मतलब एक गैस्ट्रिक वर्ड तुम्हें कहीं भी आज के बाद सुनाई दे तो समझ जाना कि स्टमक से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। कहते हैं किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है स्टमक में। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल्स में होंगे, ऑब्वियसली माउथ में तो होंगे नहीं, गैस्ट्रिक है। वो जो एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं, हम उसको गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें होती है। कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, ये एंजाइम है। ओके, 3 चीजें रिलीज हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। इन तीनों का काम देखते हैं। स्टमक ने रिलीज करा है। पेप्सिन एंजाइम है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर रहा था, पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू करेगा। इसको प्रोटीन्स का डाइजेशन कर पाएगा। 3 चीजों का डाइजेशन मेन देखेंगे हम, स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट्स का। तो स्टार्च का सलाइवरी अमाइलेज ने शुरू करवाया हुआ है, यहाँ पर पेप्सिन है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देगा, प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो पेप्सिन है, इसकी बात अलग है। मतलब ये ऐसे छोटा मोटा नहीं है कि कर दिया शुरू। इसकी अपनी एक कंडीशन है कि मैं तभी तोड़ूंगा प्रोटीन्स को जब मीडियम एसिडिक होगा। एंजाइम्स का ऐसा रहता है कि वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जनरली काम करते हैं। तो मैं तब काम करूंगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है हमारी स्टमक में। एसिड होता है हमारी स्टमक में, ध्यान है ना। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो तभी हमें एसिडिटी होती है, जब ज्यादा रिलीज हो गया। ठीक है, ओके। लेकिन कोई मतलब आसान सी बात नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही मतलब तेज वाला एसिड होता है ये, कोई हल्का फुल्का एसिड नहीं है कि हल्का सा एसिड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है, हमारी स्टमक में रिलीज हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि स्टमक पे डालो, स्किन पे डालो तो जल जाए, ठीक है, फिर भी स्टमक में रिलीज हो रहा है। तो अब रिक्वायरमेंट इसलिए रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हमेशा चीजों को बचाने के लिए पहले से ही जुगाड़ करी हुई होती है, इसलिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस जानते हो क्या होता है? म्यूकस होता है
बलगम होता है जो हमारी नाक से बाहर आ जाता है ना, जब हमें सर्दी होती है तो हमारे पूरे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस होता है। वी आर ऑल ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तो हमारी जो स्टमक होती है, स्टमक की वॉल्स पे यहाँ पर म्यूकस लगा रहेगा। समझ सकते हो क्यों? ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को ही नुकसान ना हो। ओके, तीन चीजें कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन। कहाँ पे रिलीज हुई है? स्टमक के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? मीडियम को एसिडिक बनाना ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाना। म्यूकस का क्या काम है? स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्लियर है? ओके। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है, यहां से फूड जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो उसे दो सिक्रीशंस मिलती हैं, मतलब कहीं से दो सिक्रीशंस आएंगी। कहां से? एक पैनक्रियास से। कौन सी? पैनक्रियाटिक जूस। और दूसरी आएगी ये गॉल ब्लैडर से। ठीक है, जब स्टमक से निकल के फूड आगे जा रहा है। पैनक्रियाटिक जूस जो है और गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर जो चीज रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं, गॉल ब्लैडर क्या रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। क्या रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस का जो काम होता है, दो काम है बाइल जूस के। एक काम है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस कौन सा है? बता दो। HCO3 माइनस, पढ़ा था ना? हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बैलेंस ही 1 होती है इसकी। बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, तो इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। आयंस से कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, हाँ, लेकिन बाइकार्बोनेट जरूर होगा। जो मीडियम को बेसिक बनाता है, क्या करता है? बेसिक बनाता है। यहाँ से जो आने वाला फूड है ना, वो एसिडिक है, तो बाइल जूस उसको बेसिक बनाएगा। बेसिक क्यों बनाएगा अभी देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई बेसिक बनाने की। ऑब्वियसली अब और कोई एंजाइम आएगा जिसका अलग ड्रामा होगा कि उसको बेसिक मीडियम में काम करना है। तो बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज हो रहे हैं, किस लिए? बाइल जूस के अंदर है वो, ताकि मीडियम बेसिक हो जाए। और दूसरा, बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पहली बार फैट आया है ना, यहाँ से स्टार्च शुरू करा था, देखा था स्टार्च का डाइजेशन कैसे हो रहा था, यहाँ पे प्रोटीन का भी देखा था, अब यहाँ पर फैट्स के लिए पहली बार आया बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को सिर्फ इतना सा समझ सकते हो तुम कि जो फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको तोड़ के छोटा बनाएगा। फिजिकली तोड़ेगा उनको और तोड़ के छोटा बनाएगा। ठीक है, बाकी इमल्सिफिकेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है इमल्शन बनाना। इमल्शन क्या होता है?